एजुकेशन। इंडिया में आज की डेट में इस शब्द के क्या मायने हैं? सुंदर पिचाई अगर आज सुंदर पिचाई है तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले इंडिया छोड़ना पड़ा था। उन्हें स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करनी पड़ी, वाटन में पढ़ाई करनी पड़ी और ऐसे जगह पे काम करना पड़ा जहां उनके इंटेलेक्ट को वैल्यू दिया गया। पर वह इंडिया वापस नहीं आए। क्यों? सत्य नडेला को इंडिया छोड़ना पड़ा वो बनने के लिए जो वो बनना चाहते थे। उन्हें भी वाटन में पढ़ाई करनी पड़ी। अजय बांगा जो सेंट स्टीफेंस के स्टूडेंट थे, उन्हें भी इंडिया छोड़ना पड़ा। विनोद खोसला, इंदिरा नूई और ऐसे एंडलेस नेम्स हैं जिनको लाइफ में अचीव करने के लिए इंडिया छोड़ना पड़ा। इन सभी के बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल के अंडर इंडियन सिटीजन बन सकते थे, पर कोई ये चाहता ही नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में कि किस तरह इंडिया इस सेंचुरी के एंड क्वार्टर में डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, वही उनके बेटे ध्रुव जयशंकर अमेरिकन सिटीजन बन रहे हैं। ध्रुव जयशंकर ने अपनी यूजी की पढ़ाई यूएस से करी, मास्टर्स भी वहीं से करा और वहीं उनके पिताजी नजर आ रहे हैं इंडियाज ग्लोरी के बारे में बात करते हुए। इंडियन एम्बेसडर टू कंबोडिया देवयानी खोबागडे, उनकी बेटी भी इंडियन सिटीजन नहीं है, वह भी अमेरिकन सिटीजन है। हो ही सकता है नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। पर जो डरावना सिचुएशन है वो ये कि आप इनके क्वालिटीज को देखिए और ऐसे लोगों ने इंडिया को छोड़ना बेहतर समझा है। अंबानीज के ग्रैंडसन्स यूएस सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं। इससे बुरा क्या ही होगा इंडिया के लिए, क्योंकि वह लोग इंडिया के 1% लोगों में से है जिनको इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप के बारे में पता है। उनको इंडिया के ग्राउंड रियलिटीज के बारे में पता है। पर इतने हाई प्रोफाइल लोग सभी को ऐसा लगता है कि इंडिया छोड़ देना चाहिए। इन सभी फॉरेन मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स के बच्चे इंडिया आएंगे, इंडिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बट इनके एक्शंस कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट दे से। और इससे साफ समझ आता है कि अगर आज के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इंडिया इज नाइदर गुड फॉर स्टडीज नॉर वर्क। पर आयरनिकली इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वह 3rd लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। हर हफ्ते कोई नया यूनिवर्सिटी खुल रहा है देश के किसी कोने में, पर उनमें पढ़ने वाले बच्चे 25.2% से भी कम, और जो पढ़ भी रहे हैं वो क्या अचीव कर रहा है। पूरा करिकुलम इतना आउटडेटेड और थियोरेटिकल है कि जिन्होंने डिग्री हासिल भी करी है वह एम्प्लॉयबल नहीं है। ऑलमोस्ट 50% ग्रेजुएट्स काम करने लायक नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को वो फुलफिल करने में केपेबल नहीं है। जितने भी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में NAAC के हिसाब से हायर एजुकेशन का 25% यूनिवर्सिटीज तो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, और जितने रिकॉग्नाइज्ड है उनमें से 30% से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं है जिनको ग्रेड A में डाला जा सके। और दुख की बात यह है कि उन 30% यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी एम्प्लॉयबल नहीं है। क्या इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं? यूनिवर्सिटीज में टीचर्स नहीं है, बच्चों के क्लास नहीं होते हैं, और जो टीचर्स है भी उनमें से आधे तो उम्र के साथ सब्जेक्ट मैटर को भूल चुके हैं या उन्हें करंट सिनेरियो का कोई भी आइडिया नहीं है। उनको पढ़ाना आता ही नहीं है और ना ही करंट यूथ्स जिनको एम्प्लॉय किया जा रहा है उनको पढ़ाना आता है। यस, मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं इस एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ। हम हायरिंग करते हैं और इंटरव्यू में आने वाले लोगों के CV भले ही कितने इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, उनको उन्हीं के सब्जेक्ट मैटर्स का कुछ पूछ लिया जाए तो उनके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं होती है कि कॉन्सेप्ट क्या है। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। लॉ कॉलेजेस में भी इससे कुछ अलग नहीं है। हमारे देश में 1700 लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर अप्रूव्ड नहीं है। कईयों का तो अप्रूवल खत्म हो चुका
और उन्होंने उनको रिन्यू तक नहीं कराया। 316 लॉ कॉलेजेस महाराष्ट्र में है, इंक्लूडिंग मुंबई, जिनका अफिलिएशन रिन्यू तक नहीं किया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में, और बीच में कॉलेज अनअफिलिएटेड हो जाता है, तो उनका फ्यूचर का क्या? दिस इज वॉट वी आर लिविंग विथ टुडे। इस इंडस्ट्री में 10 साल से होने के नाते हमारे पास कई तरह के रिक्वायरमेंट्स आते हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके क्लासेस ना होने के वजह से वह चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और लॉ सेमेस्टर्स के लिए कोचिंग चाहते हैं। हमारे पास सिर्फ कोलकाता ही नहीं, मुंबई, उड़ीसा, यूपी, त्रिपुरा, देहरादून और भी अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स सेमेस्टर्स के लिए कोचिंग लेते हैं, क्योंकि कॉलेज तो पढ़ाता ही नहीं है। और इसलिए हमने हमारी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया ताकि बच्चों का जो नुकसान सारे लीडर्स मिलकर के कर रहे हैं उनकी भरपाई हो सके। जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ है तो उसके प्रॉपर एक्यूरेट गाइडेंस के लिए हमने ये कोर्स बनाया है। इस कोर्स में हमने पूरे मुस्लिम लॉ के चैप्टर्स को कवर किया है, ईच एंड एवरी पॉइंट माइन्यूटली। और कितना माइन्यूट है इसे आप कोर्स में विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशंस है जो कि इंटरनेशनल ग्रेड के हैं और उनका नोट्स भी आपको मिलता है एक ही जगह एसेंबल्ड। इस पूरे कोर्स को डिफरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इवन 2-3 बुक्स को पढ़ के समराइज किया गया है, कुछ इस तरह कि आपको कॉन्सेप्ट में 110% क्लैरिटी मिले। देखिए, लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स होने के नाते अगर आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो भी आप काम कर सकते हो। पर यहाँ भी रियलिटी ये है कि स्टूडेंट्स को ठीक से लॉज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये एक इतने हायर लेवल की स्टडी होती है जिसको पढ़ाने की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉलेज ने नहीं ली है। आप देश का कानून पढ़ रहे हो और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप उसको पढ़ो और आपको अपने आप पूरा समझ आ जाए। कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशंस और समझ में गलतियां होती है, पर उनको करेक्ट नहीं करेगा आपके लिए कोई भी। और इतने बड़े लैकुना को फील करने के लिए हमने इस इनिशिएटिव को लिया है। हर प्राइमरी लॉ पेपर्स की कोर्सेज आपको मिलेगी मिनिमम कॉस्ट में। करेंटली जो मुस्लिम लॉ का कोर्स है ये इतने कम कॉस्ट का है कि आपका डोमिनोज और एक मूवी का खर्चा आता है एक दिन का इतने में, और इतने में आप पूरा मुस्लिम लॉ को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो आपके कन्वीनियंस पे, आपके अपने घरों में बैठ के। और कोर्स कैसा है कैसा नहीं ये जानने के लिए आप हमसे फ्री ट्रायल ले सकते हो 24 घंटे का, और उसके बाद आप परचेज कर सकते हो फॉर योर बेटर फ्यूचर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसके कंप्लीट इनिशिएशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें। दावा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से कई अधिक आपको देंगे। और एक और बात कि इस कोर्स के साथ में कंप्लीट लाइव सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी उसी कॉस्ट के अंदर। तो जैसे कि हम कई स्टूडेंट्स को ट्रेन करते आए हैं मुस्लिम लॉ का, उनको जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है वो है तलाक, क्योंकि उसमें इतने सारे कैटेगरीज है कि उनको याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मैं मुस्लिम लॉ के हमारे इस कोर्स का इसी पोर्शन का एक छोटा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ। आप देखिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं, या इसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं। और फर्दर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप फ्री ट्रायल लेके एक बार ज़रूर देखिए। थैंक यू। अब समझते हैं कि मुस्लिम लॉ के तहत कौन कौन से तरीके हैं जिससे शादियों को डिसॉल्व किया जा सकता है। अलग अलग एक्सपर्ट्स जैसे कि बेली, विल्सन, तयाबजी, आमिर अली, मुल्ला और सक्सेना के बीच
मैरिज के डिसोल्यूशन का सबसे बेहतरीन क्लासिफिकेशन फर्जी ने दिया। उन्हीं के क्लासिफिकेशंस को अडॉप्ट किया गया है कुछ और एडिशंस के साथ, क्योंकि वह ज़्यादा साइंटिफिक थे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी इन क्लासिफिकेशंस को समझते हैं। ये आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चीज़ बहुत ही आसान है पर इन्हें याद रखना कंफ्यूजिंग लग सकता है। और इन क्लासिफिकेशंस के बेसिस पर अलग अलग क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको इन्हें समझकर इनमें से छांट कर लिखना होगा, उतना ही जितना आपको पूछा गया। सो पे अटेंशन। तो क्लासिफिकेशन हम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का कर रहे हैं कि किस किस तरह से मुस्लिम शादियाँ डिसॉल्व हो सकती है। उसमें सबसे पहला है बाय डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ। दूसरा है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज के एक्शंस से किस तरह शादी डिसॉल्व हो सकता है। इसमें सबसे पहला हस्बैंड के ऑप्शंस को देख लेते हैं। तलाक। अब ये तलाक दो तरीके से हो सकते हैं, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत के दो टाइप्स हैं, तलाक अहसन और तलाक हसन। तलाक उल बिद्दत के भी दो टाइप्स हैं, ट्रिपल डिवोर्स और वन इररिवोकेबल डिवोर्स। दूसरा इला, तीसरा जिहर। ये तीनों ही हस्बैंड के लिए ऑप्शंस है मैरिज को डिसॉल्व करने का। अब दूसरा वाइफ के ऑप्शंस को देख लेते हैं। वो है तलाक तफवीद, जिसे डेलीगेटेड डिवोर्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट तीसरा जो ऑप्शन है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही पास अवेलेबल होता है, उसमें आता है खुला और मुबारत। ये थे पार्टीज के ऑप्शंस मैरिज को डिसॉल्व करने का। तीसरा जो मैरिज को डिसॉल्व करने का प्रोसेस है वो है जुडिशियल प्रोसेसेस, जिसमें आता है लियान और फसक। अब चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं।